सो नाउ वी आर बैक विद द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों आप लोगों ने इस चैप्टर के रिगार्डिंग में 4 पार्ट पहले से देखे। वीडियो लेक्चर सीरीज का फिफ्थ पार्ट है, काफी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए आपने हमारा ई पाठशाला का ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों आप बात करने जा रहे हैं हम लोग, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पूरा चैप्टर फोकस है रेनेसां पीपल के ऊपर और ह्यूमनिस्ट पीपल के ऊपर। ह्यूमनिस्ट पीपल मानवतावाद उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, और मैंने आपको बताया था कि ये वो लोग होते हैं जो समाज में अपने लिए काम नहीं करते, समाज में सभी लोगों के लिए काम करते हैं, और ऐसे लोगों को ह्यूमनिस्ट कहा गया है। तो उनमें से एक ह्यूमनिस्ट पीपल है जिन्होंने आइडिया जो था यूरोप से लिया। असल में प्रिंटिंग कल्चर की शुरुआत चाइना के अंदर हुई थी, और चाइना के बाद फिर ये चीज़ धीरे धीरे करके पूरी तरीके से इटली में पहुंची मार्को पोलो के द्वारा। और मार्को पोलो ने उसके बाद जोनेस गुटेनबर्ग जो जर्मन के थे, उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस जो थी शुरुआत कर दी, और 150 कॉपी बाइबल की इन्होंने 1455 के अंदर छाप के दिखाई। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से ऐसा काम कर दिया इन लोगों ने कि इसे ह्यूमनिस्ट बोला जा सकता है। असल में देखिए कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले वुड ब्लॉक्स में होती है। जैसे कि लड़कियों के हाथ में आपने कभी मेहंदी लगी हुई देखी होगी, तो जो मेहंदी होती है ना, एक वुड ब्लॉक्स का होता था। उसमें क्या होता था कि आप पूरी तरीके से उसको हाथ पे या एक ही बारी में एक जैसा डिजाइन किसी में प्रिंट मार सकते थे। तो ऐसा वुड ब्लॉक का सिस्टम उस टाइम पीरियड पे था। लेकिन धीरे धीरे करते करते जब पेजेस को छापने की बारी आई, लिखने की बारी आई, तो वो उस समय पे ऐसा सभी के पास अवेलेबल नहीं था। लेकिन जोनेस गुटेनबर्ग जो उस टाइम पीरियड पे पूरी तरीके से जर्मन से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को सबसे पहले क्या कहते हैं, जो टाइपिंग प्रिंटिंग प्रेस बोल सकते हैं, उसकी शुरुआत इन्होंने करी। अब जोनेस गुटेनबर्ग देख सकते हो, ये पूरी तरीके से इनका नाम कुछ ज्यादा ही बड़ा है। होली रोमन एम्पायर के अंदर ये पैदा हुए थे, और रोम के अंदर इन्होंने पूरी तरीके से प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी। अब ऑल क्लासिकल टेक्स्ट्स इन लैटिन, शुरुआती समय में रोम के अंदर लैटिन लैंग्वेज एज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थे, सभी को पता है। अगर आपने रोम वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उस समय पे जितनी भी सारी बुक जो 1500 शताब्दी के अंदर एडी में इटली के अंदर जो सिलेक्टेड लोगों के पास होती थी, अब उसको भी प्रिंट किया जा सकता था। दीज आइडिया ओपिनियन एंड द इंफॉर्मेशन स्प्रेड वाइडली एंड रैपिडली, क्योंकि जब टेक्स्ट बुक सिलेक्टेड लोगों के पास होती थी तो उस समय पे आइडिया उस समय पे स्प्रेड नहीं हो पाता था। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टोरीज है, जो भी कहानियां है, जो भी इनोवेशन है, जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी आप कह सकते हैं कि अब बुकों में प्रिंट होनी चालू हो गई। द प्रिंटेड बुक वर द चीफ फैक्टर टू स्प्रेड द ह्यूमनिस्ट कल्चर क्विकली अक्रॉस। और आपको पता है कि ह्यूमनिस्ट कल्चर यानी कि यही जो उद्देश्य जोनेस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन को प्रिंट करके बनाने की शुरुआत करी, यही उद्देश्य पूरे के पूरे यूरोप के अंदर फैलाना चाहते थे, और इस तरीके से कल्चर भी डेवलप हुआ। अब आप देखेंगे कि इस राइटिंग कल्चर्स के बेनिफिट्स क्या हुए। देखो, इट वाज पॉसिबल टू बाय देम, जब बुक प्रिंट होगी तो स्टूडेंट जो उसे बाय कर सकता है, और उसको किसी एक पे लेक्चर के नोट्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जैसे संडे चर्च होता था, ओल्ड टेस्टिमोनियल्स पढ़ाए जाते थे, और पढ़ाने के बाद जो सामने वाला बंदा पढ़ा रहा है सिर्फ हमें लगता था कि वही चीज सच है, और ऐसा अब नहीं होगा। प्रिंटिंग प्रेस से क्या होगा, आइडिया, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से पहले की कंपैरिजन में बहुत तेजी से मूव होंगे। उसके बाद अ प्रिंटेड बुक प्रमोटिंग न्यू आइडियाज कुड क्विकली रीच हंड्रेड्स ऑफ रीडर्स। अब यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो बहुत तेजी से लोगों के पास पहुंचेगी, और इसका हमें यही फायदा होगा। दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू रीड, अगर किसी के पास बुक होगी तो खुद भी पढ़ सकता है वो बंदा, सिंस इट वॉज पॉसिबल टू बाय कॉपीज फॉर वन सेल्फ, और ऑफकोर्स आप खुद भी कॉपी कर सकते हैं। इससे रीडिंग की हैबिट जो है लोगों के बीच में वो भी डेवलप होनी चालू हो जाएगी। तो प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम पीरियड पे आइडिया के अंदर एक ह्यूमनिस्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि आपने लियोनार्डो दा विंची के बारे में और उसके बाद माइकल एंजेलो के बारे में भी आपने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब प्रिंटिंग कल्चर की वजह से नए कॉन्सेप्ट आए जो पूरी तरीके से अलग अलग लोगों ने दिए। जैसे कि आपकी बुक के अंदर फ्रांसिस्को बार बोरो के बारे में दे रखा है, और लोरेंजो वाला के बारे में इन्होंने एक थोड़ी सी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने बताया कि जिस समय प्रिंटिंग बुक लोगों के सामने आ गई तो इन लोगों ने अपनी प्रिंटिंग बुक के अंदर कुछ अपने विचार रखने की शुरुआत करी। जैसे कि फ्रांसिस्को बारो, उन्होंने बताया कि अपनी एक बुक है ऑन द गुड एंड द ऑनरेबल एक्वेशन ऑफ द वेल्थ। उन्होंने बताया कि धन प्राप्ति करने का एक जो तरीका है वो कितना ज्यादा विवादपूर्ण हो सकता है, या किसी भी संपत्ति को ग्रहण करने का जो तरीका होता है उसमें बहुत अच्छा आइडिया लगता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जब रोमन कल्चर के अंदर
पॉप की स्टैब्लिशमेंट हो रही थी, तो उस टाइम पीरियड पे चर्च के मालिक को हमने पॉप के रूप में या क्लर्जी के रूप में देखा। लेकिन बाद में जाके ये सारी के सारी वेल्थ इन्हीं के अंडर में आ गई। ये बाद में प्रोविजन बनने की शुरुआत हुई कि भाई अभी डिपेंड करेगा कंट्री के अंदर कि वो राजा को इम्पोर्टेंट मानते हैं या चर्च को इम्पोर्टेंट मानते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इन्होंने अपनी बुक के अंदर ऑन द गुड एंड द ऑनरेबल एक्वेशन ऑफ द वेल्थ, इसमें उन्होंने यही बताने की शुरुआत करी कि धन प्राप्ति करना एक गुण के समान माना जाता है। दूसरा है लोरेंजो वेला, इन्होंने अपनी बुक ऑन प्लेजर में बताने की कोशिश करी है, हु बिलीव दैट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री लीड द मैन टू स्ट्रीव फॉर द लाइफ ऑफ द परफेक्शन, क्रिटिसाइज द क्रिश्चियंस इन जस्टिशन अगेंस्ट द प्लेजर। अब इन्होंने बताया कि ऑन प्लेजर के अंदर किस तरीके से जो लैटिन चर्च है वो किस तरीके से अपने खुद के फायदे के लिए, खुद के बेनिफिट्स के लिए किस तरीके से अपने सुखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इन्होंने अपने बुक के अंदर बताया। और दूसरा एक और है निकोलो मैकविलेन, जो भी इनका नाम आ रहा है अगर आप देखें, तो इसमें भी इन्होंने अपनी क्या कहते हैं दी प्रिंस करके इनकी एक बुक है, इन्होंने प्रिंट करी थी। और उसमें उन्होंने क्या बताया, सभी मनुष्य बुरे हैं और वे अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्यों की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। और इन्होंने दिखाया कि इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखना चाहता है। अब मतलब जो भी बुकें प्रिंट हुई, तो ये बुकों के अंदर हर किसी ने अपनी अपनी राय देने की शुरुआत करी। हमारे इंडिया के अंदर इसके 300 साल के बाद हमारे इंडिया के अंदर बुकें जो है वो प्रिंट होनी चालू हुई थी, क्योंकि यहाँ 1400 और 1800 के टाइम पीरियड में जाके हमें देखने को मिला था। तो ये वैसे तो आप इस पर फोकस ना भी करें तो चलेगा, लेकिन बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी के अंदर ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है दी जाती है, पर हिस्ट्री के अंदर बच्चा पढ़ता नहीं है, उसे समझ में नहीं आ पाता, कॉन्सेप्ट ही समझ में आता है कि किस हिसाब से इसे दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि प्रिंटिंग कल्चर बहुत तेजी से आ चुका था, तो महिलाओं का रोल भी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी तरीके से दिया है। अब महिलाओं का रोल गरीब फैमिली के अंदर और अमीर फैमिली के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है। मेन फॉर द एरिस्टोक्रेसी फैमिली लीड टू पब्लिक लाइफ एंड वर डिसीजन मेकर्स ऑफ देयर फैमिली। अगर हम अमीर और अभिजात वर्ग की फैमिली में देखें तो उसमें डिसीजन मेकिंग पावर फीमेल्स की होती थी, जबकि अपने रोमन एम्पायर के अंदर देखा था कि ज़्यादातर छोटी क्लास के लोगों को स्लेव्स बना दिया जाता था, उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते थे और कहा जाता था कि आपको पूरी तरीके से बच्चे पैदा करके और ज़्यादा गुलामी प्रथा को जो है बढ़ाना है वगैरह वगैरह। ये एक चीज़ हमें देखने को मिली थी। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ द एस्पिरेशन ऑफ द वुमेन, मतलब एस्पिरेशन ऑफ द वुमेन का अंदर मतलब क्या है, कंडीशन, स्थिति या महत्वाकांक्षाएं महिलाओं की कैसी थी, तो वो वेरी करती है समाज के अंदर। जिन लोगों के पास प्रिंटिंग कल्चर आया, लोग पढ़े लिखे समझदार बने, तो ऑफकोर्स उन लोगों का मैं कह सकता हूँ कि उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ कुछ वुमेन्स की कंडीशन दे रखी है, जैसे एरिस्टोक्रेसी मर्चेंट फैमिली के अंदर देखा गया कि वुमेन्स जो है उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। दे एसेड देयर हस्बैंड इन अ रनिंग ऑफ द बिजनेस, वो अपनी क्या कहते हैं हस्बैंड के लिए एक एसेड का काम कर रही है। उनके हस्बैंड अगर जॉब के या किसी तलाश में बाहर चले गए हैं तो उनकी जगह पे वो अपने बिजनेस को चला रही हैं। जैसे कि बहुत सारी मानवतावादी वुमेन्स भी हमने देखी। अगेन मानवतावादी मैंने कहा, ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो समाज के अंदर दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हों, वो है एग्जाम्पल। जैसे कि कैसेंड्रा फेडाल करके इनका नाम है, इनका पूरा फोकस रहा जर्नल रिगार्डिंग फॉर द एजुकेशन। इन्होंने पूरी तरीके से क्या फोकस करा, इन्होंने फोकस करा कि जो वुमेन्स प्रिंटिंग कल्चर होने के बाद भी उन लोगों को एजुकेशन शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको शिक्षा मिलनी जरूरी होनी चाहिए। फेडाल हु क्रिटिसाइज रिपब्लिक फॉर क्रिएटिंग हाईली लिमिटेड लिबर्टी दैट फेवर्ड वाइस टू द मैन ओवर दोस्त फॉर द वुमेन। उन्होंने एक देखो, ये भी एक मानवतावादी वुमेन थी। इन्होंने बताया कि सही मायने में जो समाज है रोम का, वो ज़्यादातर मेन की तरफ फोकस कर रहा है, उनके अधिकार की तरफ, उनके राइट्स की तरफ, उनके कल्चर की तरफ, मतलब उनको ज़्यादा एम्पावर कर रहा है, जबकि उन्हें वुमेन की तरफ भी देखना चाहिए ताकि वो भी रोमन रिपब्लिक के अंदर अपनी इच्छाओं को दिखा सकें। दूसरा एग्जाम्पल है इसाबेला द स्ट्रेट। ये एक ऐसी लेडी है जिन्होंने अपने हस्बैंड के जाने के बाद पूरी तरीके से पूरे के पूरे एक साम्राज्य पर भी राज करा था। ये साम्राज्य आप देख सकते हो, यहाँ पे मोंतुआ साम्राज्य यहाँ पे दिखा हुआ है। ये इनके हस्बैंड है। ड्यूरिंग द फ्रांसिस्को एब्सेंस Mantua was governed by his wife Isabella the Street, who had married on 12 फरवरी 1490। ये थोड़ा सा मैंने कहीं और से ढूंढ के निकाला है। अंडर दिस रीजन Mantua knew the great age of culture, splendor with the pleasure in the cities of the artist। ये वो दौर था जिस टाइम पीरियड पे इन लेडी ने राज करा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर
पहली ऐसी लेडी बनी थी जिन्हें हम प्रभावती गुप्ता कहते हैं। चंद्रगुप्ता की बेटी थी वो, और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, लेकिन प्रभावती गुप्ता ने फिर पूरा का पूरा साम्राज्य चलाया। वो हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसा ही जीता जागता एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल था। लेकिन ऐसा ही इसेबेला द स्ट्रीट जो है वो अपने हस्बैंड के एब्सेंस में पूरा का पूरा स्टेट चला रही है, और वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे उनका डेवलपमेंट भी हुआ, तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे एक और है जिन्हें हम बल्तजार कहते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। इन्होंने भी एक चीज बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से महिलाएं जो होती है ना, सॉफ्ट कोमल की होती है, काइंड हार्टेड की होती हैं, उन्हें समाज स्टैब्लिशमेंट करना थोड़ा सा अलग तरीके से आता है। तो इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगेन मैंने क्या कहा, अब यहाँ पे एनसीईआरटी ना आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अपने दिमाग से, अगर आपने थोड़ी जब पढ़ेंगे बुक्स को तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? महिलाओं की आकांक्षाओं के संदर्भ में एक महिला फिदेल और एक पुरुष, जो अभी हमने बल्तजार के बारे में पढ़ा, ये उनका नाम थोड़ा सा आगे दे रखा है, द्वारा अभिव्यक्त भावों की तुलना कीजिए। उन लोगों की सोच में क्या महिलाओं का एक निषिद्ध वर्ग ही था? मतलब इन दोनों की सोच में महिलाओं को लेके क्या डिफरेंस है, हमें ये बताना है इसके अंदर। और जब आप एस्पिरेशन ऑफ वुमेन पढ़ेंगे तो बल्तजार का स्टेटमेंट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बल्तजार का स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से वुमेन्स के गुणों के ऊपर, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर है। क्यों बना ये? क्योंकि अगेन मैंने कहा प्रिंटिंग कल्चर नहीं आता तो ये सारे डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलते। अब प्रिंटिंग कल्चर आया तो पूरे के पूरे इटली के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। उसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, उसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर अगले लेक्चर सीरीज में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।